नमस्कार दोस्तों, वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के 200 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं के फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ मुहर्रम नामक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट, 2020 के सेकेंड शिफ्ट, 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसीलिए आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और देखिएगा कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं। आइए देखिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है यह संस्कृति की पाठशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। काशी संस्कृति की पाठशाला है। अगला सवाल है, बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। तो बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास के पोथा जो उपन्यास है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक और किताब का लिखा है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो निर्मला के रिश्तेदार रविवार को आए थे। अगला सवाल है, बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था। तो बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेखक के रिश्तेदारों के लिए आया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेखक के रिश्तेदार के लिए बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल आया था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जी भगवान से वर्षों से सच्चे सुर की दुआ मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कमरुद्दीन किनका नाम था। तो कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हो गए थे। तो लक्ष्मी को ससुराल आए 28 वर्ष हो गया था। अगला सवाल है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल है कि रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा। तो रिश्तेदार ने बहादुर को 2 रुपए इनाम में देने को कहा था। अगला सवाल है, सवाल देखिए लिखा गया है कि बहादुर से क्या टूटकर गिर गया था। तो बहादुर से गिरकर क्या टूट गया था। तो बहादुर से सिलवट जो था टूटकर गिर गया था। अगला सवाल है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल निर्मला जी का था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर 1915 ईस्वी में भारत आए थे। अगला सवाल है, रेनर के पिताजी का नाम क्या था। ये भी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में, 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि रेनर के पिताजी का नाम क्या था। तो रेनर के पिताजी का नाम जॉनसन रिल के था। अगला सवाल है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। जो रसखान जी है वह किस विषय में सिद्ध थे। तो रसवैया छंद में रसखान जी सिद्ध थे। अगला सवाल है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब के आंखों का तारा उनका पुत्र कासू है। कासू को ही मदन कहा गया, खोखा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले।
तो खोखा के दांत गिरधरलाल के लड़के मदन ने तोड़ दिया था। अगला सवाल है मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध कर दिया गया। तो घानानंद को मीर मुंशी जानकर उनका वध कर दिया गया था। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए बिस्मिल्लाह खां जी एक शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। अगला सवाल है सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा। सोने जैसा बेटा पैदा किया है या ऐसा कथन मंगम्मान ने कहा था। अगला सवाल है रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा। तो रंगप्पा ने मंगम्मा से चूना और पान मांगा था। रंगप्पा कौन था, तो एक जुआरी था। और मंगम्मा से क्या मांगा था, तो चूना और पान मांगा था। अगला सवाल है कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो कवि सुमित्रानंद के अनुसार जो भारत माता है अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला सवाल है बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातुन तोड़कर लाता था। तो बहादुर सुबह उठकर नीम के वृक्ष से क्या दातुन तोड़कर लाता था। अगला सवाल है कि बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था। तो बहादुर से सोने के समय लेखक के लड़के जिसका नाम किशोर था वह मालिश कराता था। अगला सवाल है किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई कर दी। तो साइकिल की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई कर दी। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे। तो बिरजू महाराज जी वेज थे, नॉन वेज नहीं खाते थे, आमलेट मछली नहीं खाते थे। अगला सवाल है बिरजू महाराज के पिताजी को कौन सा रोग था। तो बिरजू महाराज जी के पिताजी को शुगर का रोग था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बैले क्या है। बैले क्या है, तो बैले जो है एक यूरोपियन नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदुस्तान म्यूजिक डांस एकेडमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे। तो हिंदुस्तान म्यूजिक डांस एकेडमी में बिरजू महाराज जी को 250 रुपये मिल रहे थे। अगला सवाल है उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार राज्य के बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है सुलोचना कौन थी। सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है संतु क्यों काँप रहा था। संतु क्यों काँप रहा था, तो संतु ठंड से काँप रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो जो मंगम्मा है वह कहाँ की रहने वाली है। तो मंगम्मा बेंगलुरु के वेंकटपुर की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो ढहते विश्वास कहानी में किसकी चर्चा की गई है, तो महानदी की चर्चा किया गया है। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो गांधी जी के दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है बहादुर का पूरा नाम क्या था। जो बहादुर है उसका पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला कहानीकार की पत्नी का नाम है। अगला सवाल है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो की बहू का नाम नजम्मा था। अगला सवाल है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई। तो गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। अगला सवाल है गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है। तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ पर है, तो दोस्तों श्रवण बेलगोला में है। गोमटेश्वर का भव्य पुतला श्रवण बेलगोला में है। अगला सवाल है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी। तो राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ है, तो मानेखेट में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो गुरु नानक की मुगल सम्राट बाबर से मुलाकात हुई थी। अगला सवाल है घानानंद किसके द्वारा मारे गए। तो घानानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे।
अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। बिहार राज्य के बक्सर जिला के डुमराव में हुआ था। अगला सवाल है कि रसूलन बाई कौन थी? जो रसूलन बाई है वह एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो जो हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो जो मगम्मा है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। अगला सवाल है मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो जो मगम्मा कहानी है यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला सवाल है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था। अगला सवाल है चित्तचोर किसे कहा गया है? चित्तचोर किसे कहा गया है? तो कृष्णा जी को चित्तचोर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो मोटर कार है सेन साहब की, उसको किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को उनके पुत्र खोखा से ही खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे। अगला सवाल है कि दधीची के हड्डियों से क्या बना था? तो दधीची की मुनि के हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ दिया था। अगला सवाल है आर्य कहाँ रहते थे? तो जो आर्य लोग हैं वह भारत में रहते थे। अगला सवाल है मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी या मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो वह अपने पोते के लिए रखी थी। अगला सवाल है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? भाई साहब वही सवाल 3 बार पूछ दिया है। मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। अगला सवाल है गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में चली गई। अगला सवाल है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है रेनर के माता जी का नाम क्या था? तो रेनर के माता जी का नाम सोफिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के यह जर्मन भाषा के कवि हैं। अगला सवाल है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो सही उत्तर हो जाएगा कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। अगला सवाल है सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीमल ईड थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। अगला सवाल है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवनानंद दास यह बांग्ला भाषा के कवि हैं। अगला सवाल है सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान यह रसखान जी की रचना है। अगला सवाल है माँ जी कहाँ से फिसल गई? जो माँ जी है वो कहाँ से फिसल गई? तो माँ जी डेहड़ी से ही फिसल गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ जो है वह गर्मी के महीने में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी। अगला सवाल है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी थे। अगला सवाल है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू जो है वह कपास के पेड़ पर बोलता है।
अगला सवाल है कि वली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? तो वली अमाल को 48 नंबर कमरे में जाना था। अगला सवाल है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमराव शहर में हुआ था। अगला सवाल है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थीं? तो ये जो पांचों बहनें थी ये किनकी बहनें थी? तो ये खोखा की बहन थी, कासू की बहन थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सुलोचना कौन थी? तो जो सुलोचना है वह एक अभिनेत्री थी। अगला सवाल है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वह पाशविक वृत्ति के प्रतीक है। अगला सवाल है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला सवाल है भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे यह एक प्रकार का भाषण है। अगला सवाल है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ का मतलब होता है अनजान स्मृति से, अनजान यादों से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है मछली क्या है? तो मछली एक कहानी है। मछली जो है यह एक प्रकार की क्या है? कहानी है। अगला सवाल है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में टोटल 3 मछलियाँ थी। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी पाठ में कौन हमेशा चुप रहता था? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ में हमेशा जो बीजू है हमेशा चुप रहता था। अगला सवाल है नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी? तो नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को लापसी फीकी लगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला सवाल है संतु काँप रहा था? संतु जो है वह ठंड से काँप रहा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में गाँव में हो सकते हैं। अगला सवाल है मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो मंगू के दोनों भाई शहर में कमाते थे। अगला सवाल है बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो जो बेतमा दान पत्र है वह 1020 ईस्वी के समय का है। अगला सवाल है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब मिलने लगे हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। अगला सवाल है निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। अगला सवाल है बीजाक्षर काव्य संकलन किनकी कृति है? जो बीजाक्षर कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई? तो रामायण की रचना या महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। अगला सवाल है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ एक गद्यकार भी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जी वह बिहार के रहने वाले थे। अगला सवाल है किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? जो कुसुम थी उसी को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है पहले दिन पपत्ती को क्या हो गया था? तो पहले ही दिन पपत्ती को बुखार हो गया था। पहले ही दिन पपत्ती को बुखार हो गया था। अगला सवाल है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। अगला सवाल है कि जिंदगी और झोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और झोंक यह अमरकांत जी की रचना है। अगला सवाल है तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण काल्डवेल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर उनके लेखक के साले साहब आए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर कहानी में किशोर जो है वो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है परंपरा का मूल्यांकन पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ्य साहित्य की निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया कहाँ से सीखी? तो बिरजू महाराज जी ने ठुमरिया अपने चाचा से सीखी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को तालीम उनके बाबूजी से मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज जी। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरी नामक अस्पताल में हुआ था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? तो पंडित बिरजू महाराज जी के बहन जो है उनसे 15 साल बड़ी थी। अगला सवाल है कि प्रत्येक वर्ष अविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष अविनियों में हमेशा रंग समारोह होता है। अगला सवाल है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अविनियो है। अगला सवाल है, प्रयाग रामागम किनकी रचना है? तो प्रयाग रामागम यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज जी की रचना है। अगला सवाल है कि जित जित मैं निरखत हूँ यह क्या है? तो जित जित मैं निरखत हूँ यह एक प्रकार का इंटरव्यू है, यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां जी के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। अगला सवाल है, लेखक अभिनयो का साथ लेकर क्या गए थे? लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? तो लेखक अभिनयो अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप से लेकर गए थे। अगला सवाल है, मछली पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थीं? तो मछली पाठ में खरीदी गई मछलियों में से 2 जिंदा थी, 1 मर गई थी। अगला सवाल है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो भर आई आंखें पोंछकर सीता ने आकाश की ओर देखा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो बिरजू महाराज जी को टोपी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। अगला सवाल है, हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी? तो हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कपिला जी भी थी और लीला कृपलानी भी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो बिरजू महाराज उस समय 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 छूटा है। बिरजू महाराज 9.5 साल के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। अगला सवाल है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तो मखमल के ब्लाउज में 7-8 रुपए लगते थे। अगला सवाल है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण जी है। अगला सवाल है कि दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो जो वृक्ष चौकीदार है वही दूर से ललकारता है। अगला सवाल है, आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? तो आषाढ़ी वार यह गुरु नानक जी की रचना है। अगला सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रचार किया था। अगला सवाल है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कुंवर नारायण जी का जन्म लखनऊ शहर में हुआ था। अगला सवाल है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में किसने खेती करवाई थी? तो लक्ष्मी ने खेती करवाई थी। अगला सवाल है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर चले गए थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वह 1 बीघा खेत छोड़कर चले गए थे। अगला सवाल है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिनाकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर जी जो है वह उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला सवाल है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो हीराकुंड बांध में काम करते समय उनके ससुर जी का, लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। अगला सवाल है, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज एक परमाणु बम है। अगला सवाल है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? तो जो साहित्य है वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है।
अगला सवाल है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साम के पुत्रियों से मोटर को कोई भी खतरा नहीं था। अगला सवाल है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। ये लड़का कौन है? तो ये लड़का बहादुर है। माँ के डर से जो बहादुर है रात भर जंगलों में छिपा रहा है। अगला सवाल है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या है? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंचगांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए चारों ऑप्शन एक ही जैसा है, लेकिन आपको याद रखना है ऊंचगांव सानी। अगला सवाल है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था। अगला सवाल है, द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी बेटी ने पूछा, उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो जो गौड़ देश के लोग हैं वो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। अगला सवाल है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज जी के चाचा का नाम शंभू जी महाराज था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? यह दिनकर जी की कृति है। अगला सवाल है, दिनकर को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो दिनकर जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। अगला सवाल है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता है, यह नाखून क्यों बढ़ते पाठ से लिया गया है। अगला सवाल है, द्विवेदी जी से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। अगला सवाल है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये तो आ गया फिर से। हाँ यह सही। देखिए, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज जी की टोटल 2 संतानें थी। अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। यही सवाल 2-3 बार रिपीट हो गया हमको लगता है कि। अगला सवाल है, नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि पाठ की एक निबंध है। अगला सवाल है, अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो जो अभिनयो है यह रोन नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, युगपत किस कवि की रचना है? तो जो युगपत है यह सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला सवाल है, 30 कोटि संतान नग्न तन यह किस कविता की पंक्ति है? यह 30 कोटि संतान नग्न यह भारत माता कविता से लिया गया है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। अगला सवाल है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। अगला सवाल है, भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। तो भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई है। अगला सवाल है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? तो जो लक्ष्मी है वो किसके यहाँ काम करती थी? तो वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अगला सवाल है, दुर्दांत मानवीय भविष्यता का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो अब सबसे भयानक मानवीय भविष्यता का चित्रण करने वाला चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ जी के पास आ गई थी। अगला सवाल है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही सोवियत रूस में थी। अगला सवाल है, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो मंगू रेलवे स्टेशन बैलगाड़ी से गई थी। अगला सवाल है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता अमरकांत जी की रचना है। अगला सवाल है, अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? और अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन क्लर्क साहब पूछ रहे थे। अगला सवाल है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पर मिला था। अगला सवाल है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ऐसा किसने कहा?
तो यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ऐसा कथन कैलाश ने कहा था। अगला सवाल है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? लेखक पहली बार 10 वर्ष पहले अभिनय गए थे। अगला सवाल है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजू की पत्नी पुष्पा ने कहा था कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? अगला सवाल है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो सारी रात घर में महाभारत बहू ने मचाया था। अगला सवाल है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला सवाल है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो पोता दादी के साथ बंगलोर जाने की जिद करने लगा। अगला सवाल है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से? तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला सवाल है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो गिरधर लाल है वो निम्न मध्यम वर्गीय से आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो सारे यूरोप के लोग एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। अगला सवाल है, शेली और बायरन कहाँ के थे? तो शेली और बायरन जो है यह यूनान के रहने वाले थे। अगला सवाल है, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा परिचारिका ने कहा था। अगला सवाल है, बीच की दीवार किनकी रचना है? तो बीच की जो दीवार है यह अमरकांत जी की रचना है। अगला सवाल है, 9-2-11 होने का अर्थ क्या होगा? तो 9-2-11 होने का अर्थ होता है कि भाग जाना। भाग जाना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भग्गू कौन था? तो जो भग्गू है वह एक नौकर था, यही मछली बनाता था। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल कि असुरों के पास क्या नहीं थी? तो असुरों के पास, राक्षसों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।